हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्लस माइनस। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं कुछ इम्पॉर्टेंट डाउट्स के बारे में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अपकमिंग DSSB TGT CS के एग्ज़ाम को लेके। ठीक है, तो मुझे डेली बेसिस पे बहुत से डाउट्स मिलते हैं, तो आज मोस्टली डाउट्स मैं कवर कर दूंगी जो बच्चों के माइंड में रहते हैं। ठीक है, काफ़ी सारे पॉइंट्स पे बात करेंगे। जो भी आपके डाउट्स रह जाएंगे वो आप इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे सकते हो ताकि फर्दर मैं उसको डिस्कस कर पाऊँ। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, आपको थोड़ा अलर्ट रहना है, उन टॉपिक्स को समझना है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है उनको पहले कवर करो, और जो लेस इम्पॉर्टेंट है उनको जब पहले वाले कंप्लीट हो जाए तो उन्हें भी कंप्लीट करने का ट्राई करो। प्रैक्टिस क्वेश्चंस करो और साथ साथ मॉक टेस्ट लगाओ। जब तक मॉक टेस्ट नहीं लगाओगे जब तक आपको अपना रियल एनालिसिस पता नहीं चलेगा। ठीक है, तैयारी को तो करना ही है आपको अच्छे से, लेकिन उसके साथ साथ कुछ बच्चों के डाउट्स भी आ रहे हैं, उन्हें भी लेना बहुत ज़रूरी है। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। अगर ये क्लास पसंद आए तो आप अपने सभी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना ताकि अगर उनके भी कोई डाउट्स हो तो वो भी समझ पाएँ इस चीज़ को। ठीक है, क्लास पसंद भी करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और सबको शेयर कर देना। ठीक है, देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करूँगी कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो देखो यहाँ पे, जस्ट अ मिनट, सबसे पहले नोटिफिकेशन देखते हैं जहाँ पर TGT CS की वैकेंसी आई थी। बहुत से बच्चों के ना बहुत सारे डाउट्स मैं डेली लेती हूँ, तो ये पॉसिबल नहीं है कि सबको इंडिविजुअली रिप्लाई कर पाऊँ। दैट्स वाई मैं यहाँ पर सभी डाउट्स को इकट्ठे एक ही क्लास में लेके आई हूँ। ठीक है, अगर मैं नोटिफिकेशन की बात करूँ देखो यहाँ पे नोटिफिकेशन जो है वो रिलीज़ हुआ था 5/3/2024, मतलब 5 मार्च 2024 को नोटिफिकेशन आपका आया था, जिसमें बताया गया था कि ये सब वैकेंसीज़ हैं। इसमें बहुत सारी पोस्ट कोड की वैकेंसीज आई थी, जिसमें जो हमारी इंटरेस्टेड वैकेंसी जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं और पूरे कोर्स में हम इसकी तैयारी कर रहे हैं अच्छे से, और भी आपकी नई नई क्लासेस और जो प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं वो डेली आते ही जा रहे हैं। ठीक है, और बन भी रहे हैं। तो हम जो तैयारी कर रहे हैं वो कर रहे हैं 56/24 पोस्ट कोड की, दैट इज़ TGT कंप्यूटर साइंस, जो कि DOE ने रिलीज़ करी वैकेंसी। ग्रुप बी की वैकेंसी है, बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, और ये 55 वैकेंसी रिलीज़ हुई थी, तो बहुत कम वैकेंसी थी, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इस वैकेंसी के बारे में कुछ कुछ डाउट्स बच्चों के माइंड में अभी भी हैं, वो तैयारी कर रहे हैं लेकिन स्टिल सब डाउट्स आर देयर, तो उनको हमें हटाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो 55 वैकेंसी आई थी, कैटेगरी वाइज वैकेंसी आप देख लीजिएगा। ठीक है, किस तरीके से आई हुई हैं। अब यहाँ पे हम बात करें, सबसे पहले आपको ये समझना है कि यहाँ पर जब भी DSSB कोई भी नोटिफिकेशन रिलीज़ करता है ना, तो उस नोटिफिकेशन की एक लास्ट डेट होती है फॉर्म फिलिंग की, मतलब एप्लीकेशन फॉर्म आप इस डेट तक ही फिल कर सकते हो। तो 17 अप्रैल 2024 ये वो डेट है जिसे हम बोलेंगे कट ऑफ डेट। देखो, जिन बच्चों को नॉलेज नहीं है वो ध्यान से सुनना, क्योंकि इसी चीज़ से बहुत सारे बच्चों की ज्वाइनिंग रुक जाती है। ठीक है, इस वाली डेट को बोलते हैं कट ऑफ डेट। ये कट ऑफ डेट होती है, जो आपकी लास्ट डेट होती है ना फॉर्म फिलिंग की, उसे कट ऑफ डेट कहते हैं। ठीक है, कट ऑफ डेट है ये, इसका ध्यान रखना। अच्छा, इसका मतलब क्या है? कट ऑफ डेट का मतलब बेसिकली ये होता है कि आपके जितने भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन हैं, जो आपकी एक्सपीरियंस है, जो आपके सर्टिफिकेट्स है कास्ट के रिलेटेड, वो सभी, या एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग, वो सभी जो आपके सर्टिफिकेट्स हैं वो इस डेट से पहले के होने चाहिए। इस डेट से पहले के होने चाहिए या फिर इस डेट तक होने चाहिए। इसके बाद के अगर 18 अप्रैल का भी आप लेके आओगे तो वैलिड नहीं होगा। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब कुछ चीज़ें और समझ लेना, क्योंकि जो हमारे कास्ट सर्टिफिकेट्स होते हैं, जैसे कि EWS स्पेशली और OBC NCL की बात कर रही हूँ, उनमें क्या इशू होता है कि वो फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग बनते रहते हैं। ठीक है, तो आपको पता है दिल्ली की वैकेंसी है, तो OBC सिर्फ जो है वो हमारे दिल्ली वाले ही आपके OBC हैं, बाकी OBC कोई OBC नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, तो OBC NCL और जो हमारा EWS है उन्हीं को यहाँ पे दिक्कत होती है ईयर के रिगार्डिंग, बाकी SC ST कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, तो OBC सिर्फ दिल्ली वाले होंगे, बाकी SC ST EWS ऑल ओवर इंडिया किसी भी स्टेट के हो सकते हैं। ठीक है, कोई इशू वाली बात नहीं है, लेकिन जो उनका सर्टिफिकेट है वो लास्ट डेट से पहले का होना चाहिए, ये मैंडेटरी है। अच्छा, अब अगर हम बात करें EWS की, ये डाउट्स ही हैं मेरे पास जो मैं आपको अभी बता रही हूँ, कि मेरे पास डाउट आते हैं डेली बेसिस पे, इसलिए समझ लो, ताकि अगर अभी भी कुछ दिक्कत हो आपको तो आप उसे समझ पाओ। और OBC NCL की बात करें, ठीक है, OBC NCL की बात करूँ अगर
तो इन दोनों में इशू ये होता है कि ओबीसी सर्टिफिकेट तो पहले बन जाता है, लेकिन एनसीएल हर फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग बनवाना पड़ता है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर जो कट ऑफ डेट है वो है 17 अप्रैल 2024, इसका मतलब क्या है, आपको पता होना चाहिए जो फाइनेंशियल ईयर होता है ना हमारा, वो हमारा होता है 30, एक मिनट, जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक ही चलता है फाइनेंशियल ईयर। कोई भी ईयर हो आपका, यही आपका टाइम पीरियड रहता है फाइनेंशियल ईयर का, स्टार्टिंग और एंडिंग, ठीक है। तो अगर हम बात करें 2024 की, अब देखो जिन्होंने 2023 में ईडब्ल्यूएस या एनसीएल बनवा रखा होगा, उनका जो ईडब्ल्यूएस है या ओबीसी एनसीएल है वो 2023 31 मार्च 2023 को इनवैलिड हो गया होगा। अगर वो उन्होंने दोबारा रिन्यू नहीं करवाया अप्रैल में 2024 में, तो वो वैसे भी वैलिड नहीं है, ठीक है। इसका मतलब जो भी ईडब्ल्यूएस और ओबीसी एनसीएल वाले बच्चे हैं, उनका जो भी सर्टिफिकेट है वो अप्रैल महीने का होना चाहिए, 2024 का 17 अप्रैल से पहले का होना चाहिए। मतलब 1 से 17 अप्रैल के बीच में नए फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग उनका सर्टिफिकेट होना चाहिए, अदरवाइज़ वो वैलिड वैसे भी नहीं होगा, ठीक है। इन चीज़ों का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपका सर्टिफिकेट पुराना था तो कोई दिक्कत नहीं है, इस डेट से पहले का था, लेकिन अगर नया है इसके बाद का है तो वैसे भी DSSB से तो बात हो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर आपका सिलेक्शन हो गया ना, तो DOE आपको यहीं पर ही रिजेक्शन देगा। और डेली आप देखोगे वेबसाइट पे जाके DOE की रिजेक्शन आते हैं EWS और OBC NCL पे, इस बेसिस पे, ठीक है। बहुत ध्यान से इन चीज़ों को करना पड़ता है। तो कुछ बच्चों के डाउट्स थे रिगार्डिंग EWS, समझ में आ गया होगा कि उनका जो सर्टिफिकेट है वो अप्रैल महीने का होना चाहिए, जो कि अप्रैल से नया फाइनेंशियल ईयर लगता है, और 1 अप्रैल से 17 अप्रैल के बीच में वो बना होना चाहिए। इसके बाद का होगा तो वैसे भी वो वैलिड नहीं है, बिकॉज कट ऑफ डेट आपकी क्रॉस हो जाएगी, ठीक है। तो आई होप मैं आपके डाउट क्लियर कर पा रही होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा पोस्ट, ठीक है। तो ये डाउट था हमारे सर्टिफिकेट को लेके। अगर आपका कोई भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, कुछ भी सर्टिफिकेट अगर आप प्रोड्यूस करोगे सिलेक्शन के टाइम पे, वो इस कट ऑफ डेट से पहले के होने चाहिए, ठीक है। इस डेट के भी हो सकते हैं, इससे पहले के होने चाहिए, इसके बाद के नहीं चलेंगे। क्लियर हो गया? अच्छा, अब हम बात करते हैं अपनी पोस्ट के बारे में। इस पोस्ट की क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई थी DSSB के द्वारा, ठीक है। इसको समझ लेते हैं। देखो यहाँ पे 56/24 का पोस्ट कोड है, TGT कंप्यूटर साइंस की ये वैकेंसी है। अब देखो ध्यान से, ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। यहाँ पे आप देखो UR की 38 पोस्ट है, OBC की 2 है, SC की 2 है, ST की 8 है, EWS की 5 पोस्ट है, टोटल 55 पोस्ट है। और यहाँ पे PWD की अलग से आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन आपकी क्या होनी चाहिए, उसमें बड़ी कन्फ्यूजन रहती है यहाँ पे, ठीक है। देखो, या तो आपने किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से BCA कर रखा हो, बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, BCA अगर आपने कर रखा है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तो आपकी डिग्री बिल्कुल वैलिड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। या फिर आपने BE और BTech कर रखा हो, सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर साइंस वैलिड है और IT वैलिड है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, मैकेनिकल वाले, सिविल वाले वैलिड नहीं है, ठीक है। BE BTech कर रखी हो कंप्यूटर साइंस में, या फिर IT में कर रखी हो, मैकेनिकल, सिविल, बाकी अलग अलग स्ट्रीम्स वैलिड नहीं होगी, यहाँ पे साफ साफ मेंशन्ड है, ठीक है। इस पे बात करूँगी मैं अभी थोड़ी देर बाद। या फिर आपने कोई भी नॉर्मल ग्रेजुएशन कर रखी हो किसी भी सब्जेक्ट में, कि आपने BCom कर रखी हो, BA कर रखी हो, कुछ भी कर रखा हो, ठीक है। बस वो आपकी 3 ईयर की ग्रेजुएशन होनी चाहिए। साथ में आपने A लेवल का जो कोर्स है, जो कि नीलिट करवाता है, डोएक पहले करवाता था, अब करवाता है नीलिट। अगर आपने A लेवल कोर्स कर रखा है अलॉन्ग विद योर ग्रेजुएशन, तो आप भी यहाँ पर एलिजिबल हो इस फॉर्म को भरने के लिए, ठीक है। देखो, इन तीनों में तो कोई दिक्कत कभी आती नहीं है। दिक्कत जो आती है ना, वो सेकंड पॉइंट में आती है, बिकॉज इस सेकंड पॉइंट में जो स्टेटमेंट लिखी है ना, वो इतनी ज़्यादा डिफरेंट लैंग्वेज में लिखी है कि किसी को भी समझने में दिक्कत आ सकती है। तो ये गलती DSSB की तरफ से ही है कि वो यहाँ पे क्लियरिटी नहीं रखते हैं कि वो कौन सी डिग्री की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी
प्रोवाइडेड दैट, ये जो लाइन है ना, प्रोवाइडेड दैट, यही सारी कन्फ्यूजन पैदा करती है। प्रोवाइडेड दैट द कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट मस्ट बी स्टडीड इन ऑल 3 years एज अ मेन सब्जेक्ट। अब होता क्या है, बहुत से बच्चों ने कोई ऐसी डिग्री कर रखी होती है जिसमें उन्होंने कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट 3 साल में पढ़ा होता है, लेकिन वो उनका मेन सब्जेक्ट नहीं होता, वो उन्होंने पढ़ा है सिर्फ, मतलब मेन इन द सेंस वो उनका मेन सब्जेक्ट इन ग्रेजुएशन नहीं है, उसके अलावा और भी मेन होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें दिल्ली यूनिवर्सिटी की, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक कोर्स होता है, जैसे बोलते हैं बीएससी फिजिकल साइंसेस, ठीक है। अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग नाम के कोर्स होते हैं। तो बीएससी फिजिकल साइंस एक कोर्स है जिसमें होता क्या है, कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, या कंप्यूटर साइंस मैथमेटिक्स, मतलब कंप्यूटर साइंस की जगह केमिस्ट्री होती है, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और फिजिक्स, ऐसे कॉम्बिनेशंस बना के बच्चों को सब्जेक्ट्स अलॉट करते हैं, ठीक है। अब उसमें होता ये है कि कंप्यूटर साइंस एज अ मेन सब्जेक्ट ही मिलता है, 3 साल मिलता है, लेकिन वो एक सब्जेक्ट होता है, सिर्फ एक पार्ट, वो पूरा सब्जेक्ट नहीं होता, ठीक है। आप फिजिक्स भी पढ़ रहे हो, आप केमिस्ट्री भी पढ़ रहे हो, आप बायोलॉजी भी पढ़ रहे हो, और साथ में कंप्यूटर साइंस भी पढ़ रहे हो हर सेमेस्टर में, लेकिन आपका मेन सब्जेक्ट नहीं है, वो आपकी बीएससी फिजिकल साइंसेज है, ठीक है, या बैचलर ऑफ साइंस है, जर्नल है, बिल्कुल बीएससी जर्नल जिसे कहते हैं, बीएससी पास जिसे कहते हैं, वो है वो, ठीक है। उस डिग्री को डीओई वैलिड नहीं मानता है। क्यों नहीं मानता? क्योंकि बहुत सारे प्रीवियस बच्चे ऐसे थे जिन्होंने इसी डिग्री पर एग्ज़ाम फुलफिल किया था, इवन सिलेक्शन भी हो गया था, लेकिन डीओई ने उन्हें आज तक भी ज्वाइनिंग नहीं दी है। तो ये कन्फ्यूजन होती है, ठीक है। इसके साथ साथ मैं आपको दिखाती हूँ कुछ डिग्रीज़ भी। देखो यहाँ पे कौन सी डिग्री वैलिड है, फिर इसके अंदर ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस में कौन सी डिग्री वैलिड है ये पता होना ज़रूरी है। तो देखो, या तो आपने कर रखा हो बैचलर ऑफ साइंस ऑनर्स कंप्यूटर साइंस, ये डिग्री बिल्कुल बिल्कुल वैलिड है, इसमें कोई समस्या नहीं है। कोई भी यूनिवर्सिटी हो आपकी, कोई भी यूनिवर्सिटी जो कि आपकी रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट है, वहाँ से चल जाएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सभी सब्जेक्ट सेमेस्टर में सारे कंप्यूटर साइंस के हैं। देखो PHP, MySQL, पाइथन, क्लाउड कंप्यूटिंग, यहाँ पे कोई एक सब्जेक्ट नहीं है कंप्यूटर साइंस का, ये पूरा सिलेबस ही आपका कंप्यूटर साइंस का है। तो ये आपकी ऑनर्स डिग्री है कंप्यूटर साइंस के अंदर, ठीक है, ये वैलिड है, बिल्कुल वैलिड है ये, ठीक है। या फिर आपने BSc इन IT कर रखी हो, वो भी वैलिड होती है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा अगर आपने जर्नल BSc कर रखी है तो वो वैलिड नहीं है, इस चीज़ का आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मैंने एक स्टूडेंट से ही लिया था, क्योंकि जिनके डाउट्स थे उनसे मैंने उनके स्क्रीनशॉट्स ले लिए थे। सो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर स्क्रीनशॉट्स। देखो अब यहाँ पे बात करते हैं, जैसे मान लो ये उसी बच्चे की मार्कशीट है, ये इसकी एक आई थिंक 6 सेमेस्टर की मार्कशीट है और ये 5th सेमेस्टर की मार्कशीट है। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे बैचलर ऑफ साइंस ब्रैकेट में लिखा है ऑनर्स कंप्यूटर साइंस, तो ये डिग्री बिल्कुल वैलिड है, ठीक है। लेकिन अगर बात करें इस वाले डिग्री की, ये है आपकी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की एक डिग्री है, ठीक है, जिसमें लिखा हुआ है बैचलर ऑफ साइंस। क्या लिखा है? बैचलर ऑफ साइंस। तो ये डिग्री पढ़ते ही इनवैलिड करेगा आपका डीओई, क्योंकि ये बैचलर ऑफ साइंस है, ये कंप्यूटर साइंस नहीं है, ठीक है। देखो अगर हम बात करें बैचलर ऑफ साइंस लिखा हुआ है यहाँ पे, ये MDU वाली है, दूसरी है ये, ठीक है। इस बच्चे ने फिजिक्स भी पढ़ी है, मैथ्स भी पढ़ी है, इंग्लिश भी पढ़ी है, कंप्यूटर साइंस भी पढ़ी है, तो ये एक एक सब्जेक्ट पढ़ रहा है कंप्यूटर साइंस का हर सेमेस्टर वाइज। लेकिन कंप्यूटर साइंस इसका मेन सब्जेक्ट यहाँ पर नहीं मान सकता, यहाँ पे वो सब कुछ ही पढ़ रहा है, मतलब वो हर सेमेस्टर में एक एक सब्जेक्ट पढ़ता जा रहा है कंप्यूटर साइंस का, लेकिन पूरा नहीं पढ़ पा रहा है, तो इसको डिग्री को वैलिड नहीं मानता है डीओई, ठीक है। अब इस पर एक चीज़ और भी मैं ऐड करना चाहूँगी, कुछ स्टूडेंट्स ने, प्रीवियस स्टूडेंट्स ने केस डाला था कैट में रिगार्डिंग दिस इशू कि उनकी डिग्री वैलिड है और उन्होंने कंप्यूटर साइंस पढ़ी है हर साल में एक सब्जेक्ट। अब देखो भले ही उन्होंने पढ़ी हो ना पढ़ी हो, लेकिन जो यहाँ पे लिखा है ना, जो ये लिखा है इसके अकॉर्डिंग तो वो बच्चे सही बोल रहे हैं। जस्ट अ मिनट, देखो यहाँ पे लिखा यह है कि आपने हर सेमेस्टर हर ईयर में कंप्यूटर साइंस पढ़ा हो। अब आपने पूरा पढ़ा हो, आधा पढ़ा हो, ये तो लिखा ही नहीं है। कंप्यूटर साइंस पढ़ा है, हर सेमेस्टर में पढ़ा है, 3 सालों में पढ़ा है, हाँ पढ़ा है, तो वो डिग्री उनकी इस लाइन से ठीक मानी जा सकती है, लेकिन डीओई नहीं मानता है। तो कुछ बच्चों ने केस डाला था, ठीक है, और वो केस जीत भी गए थे मेरे ख्याल से, जहाँ तक मुझे आइडिया है, लेकिन अभी तक उन बच्चों को भी ज्वाइनिंग नहीं मिली है, उनका भी अभी कंफर्मेशन नहीं हुआ है। तो अब अगर आप इस कैटेगरी के स्टूडेंट हो जिसने फॉर्म भर दिया है और इस सेकंड वाली कैटेगरी से फॉर्म भरा है, कन्फ्यूजन में हो
कि कंप्यूटर साइंस हमारी सब्जेक्ट थी या मेन नहीं है, जो भी है, और हम तैयारी छोड़ दें क्या कुछ और तैयारी करें, तो देखो मेरा कहने का मतलब ये है, आप तैयारी मत छोड़ो, ठीक है, एग्ज़ाम ज़रूर से दे के आना, क्या पता उस केस की बेसिस पे उन बच्चों को ले लेंगे तो आपको भी ले लेंगे, ठीक है, होपफुली ले सकते हैं, तो कुछ कह नहीं सकते हैं यहाँ पे, तो आप एग्ज़ाम तो दो, लेकिन साथ में आप जो आपका मास्टर्स का सब्जेक्ट है, अगर आपने कोई मास्टर डिग्री करी है, या फिर आपके डिग्री के अकॉर्डिंग जो आपकी एलिजिबिलिटी बन रही है किसी भी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग टीचिंग या नॉन टीचिंग, उसको भी देते रहो, सिर्फ इसी पर डिपेंडेंट मत रहो, क्योंकि अभी ये पता नहीं है कि उनको ज्वाइनिंग मिलेगी नहीं मिलेगी, तो आपका टाइम वेस्ट ना हो, आपको ऐसा ना हो कि तैयारी भी कर रहे हो, आगे जाके कुछ मिले भी ना, तो इससे कुछ फ़ायदा नहीं है ना। तो मेरा कहने का मतलब है, एग्ज़ाम दो, एग्ज़ाम मत छोड़ो, एग्ज़ाम देकर रहो, अटेम्प्ट देकर रहो अपना, और साथ साथ और ऑप्शंस की तरफ भी मूव करो। हाँ, अगर आपके पास टाइम है, आपके पास एज बची हुई है, तो आप ये कर सकते हो कि आप अपनी डिग्री के साथ साथ ए लेवल कोर्स कर सकते हो, जो कि 1 ईयर अप्रॉक्सीमेटली का कोर्स है, उसके साथ आपकी डिग्री वैलिड डेफिनेटली हो जाएगी। फिर वो कुछ भी हो, आपने बीकॉम कर रखी हो, बीए कर रखी हो, बीएससी मैथमेटिक्स कर रखी हो, फिजिक्स ऑनर्स कर रखी हो, केमिस्ट्री ऑनर्स कुछ भी कर रखा हो, ए लेवल कर लोगे तो वैसे ही वैलिड हो जाएगी। तो अगर आपके पास एज बची हो तो आप ज़रूर से ए लेवल कर लीजिए, ताकि आपकी डिग्री का कोई आगे दिक्कत हो ही ना, ठीक है। तो ये थोड़ी सी कन्फ्यूजन थी जो मैंने क्लियर करने का ट्राई किया है। अब आप ये समझ गए होंगे कि अगर आपकी डिग्री कुछ इस तरीके से है, जिसमें आपने कंप्यूटर साइंस हर एक सेमेस्टर में पढ़ा है और पूरा सब्जेक्ट पढ़ा है, एक एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ा, पूरा सब्जेक्ट पढ़ा है, ठीक है, तो आपकी डिग्री वैलिड है, और आपकी डिग्री के नाम में कंप्यूटर साइंस आना चाहिए। जैसे यहाँ पे आ रहा है ना, बैचलर ऑफ साइंस ऑनर्स कंप्यूटर साइंस, तो ये बिल्कुल वैलिड है। लेकिन जैसे यहाँ लिखा आ रहा था बैचलर ऑफ साइंस, लेकिन फिर भी इसने कंप्यूटर साइंस पढ़ा हुआ है, तो ये डिग्री डीओई वैलिड नहीं मानता है, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखो, नहीं मानता है। लेकिन बच्चों ने केस डाला था, अब उनको मिलता है नहीं मिलता है, क्योंकि देखो जो ये स्टेटमेंट है ना लिखी हुई है यहाँ पे, वो थोड़ी बहुत तो यहाँ पर डाइसी स्टेटमेंट लिखी हुई है एक्चुअली में ये, ठीक है, ये कन्फ्यूजन क्रिएट करती है, लेकिन वही बात है कि आप यहाँ पे क्लेम नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो वो तो ये बोलेंगे कि उन्होंने इस कंसर्न से लिखी थी कि 3 साल में पढ़ रखा हो मेन सब्जेक्ट, तो लेकिन अब देखो केस डला है, केस का रिजल्ट क्या आएगा उस पर हम डिपेंडेंट नहीं रह सकते हैं। तो एग्ज़ाम देकर आओ, अटैम्प्ट दो, लेकिन साथ साथ अपने और ऑप्शंस भी ढूंढ के रखिएगा, मेरा कहने का मतलब ये है, ठीक है। बाकी पोस्ट बहुत अच्छी है, ये जो तैयारी कर रहे हैं, जिनकी वैकेंसी में जिनको लगता है कि मतलब ठीक है, उनकी क्वालिफिकेशन एकदम अप टू द मार्क है, सभी सर्टिफिकेट्स वगैरह ठीक है, वो तैयारी अच्छे से कर लो, बहुत ही अच्छी पोस्ट होती है ये, इसमें बहुत अच्छी सैलरी मिल रही है आपको। देखो ग्रुप बी की पोस्ट है, नॉन गस्टेड पोस्ट है, लेकिन लेवल 7 की पोस्ट है, तो काफ़ी अच्छी यहाँ पे सैलरी मिलती है, और अच्छा मतलब आपका वो रहेगा, स्टूडेंट्स के साथ इंट्रैक्शन भी अच्छा रहेगा, 10 तक के बच्चों को आप पढ़ाओगे, बहुत अच्छी जॉब रहती है ये, ठीक है, कर सकते हो आगे अच्छे से। इवन आप बाद में प्रमोशन भी आपको देखने को मिलने वाला है, लेकिन वो टाइम टू टाइम होता है, डिपेंड करता है आपकी कैटेगरी की पोस्ट कितनी है, आपकी क्या रैंकिंग है, ठीक है। तो ये तो बात की बात है। अगर इसके बाद भी कोई डाउट आपका बचता है इस पोस्ट की एलिजिबिलिटी के रिगार्डिंग, या कुछ भी डाउट हो जो आपको समझ नहीं आ रहा, आप पूछ सकते हो डेफिनेटली, ठीक है। अच्छा, अब आपको देखो कहीं और ऑनलाइन कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मतलब कुछ भी अगर आपको ऑनलाइन कोई एलिजिबिलिटी लिखी हुई मिल रही है उसे मत देखो, आपके पास जो लिखा है ना वो यही लिखा हुआ है, ये जो नोटिफिकेशन में लिखा होता है ना वही सबसे बड़ा है, सबसे इम्पॉर्टेंट वही है। बाकी ऑनलाइन स्टफ़ क्या क्या मिल रहा है, उसमें क्या लिखा है, उस पर आप बिल्कुल मत जाइए, जो यहाँ लिखा है वही माना जाएगा, उसी पे बात होगी, इसके अलावा ना एक यहाँ ना एक वहाँ, ठीक है। चलिए, तो मेरे ख्याल से मैं डाउट क्लियर कर पाई हूँ, और बहुत ही जल्दी आपको एक स्ट्रैटेजी वीडियो मिलेगी जिसमें हम बात करेंगे बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। टॉपिक्स मतलब क्या है कि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो अभी कवर नहीं हुए हैं, उनकी स्ट्रैटेजी कैसे रहने वाली है, मैं उसे कैसे कवर कराऊंगी, और कुछ नए नए जो सब्जेक्ट्स आप देख रहे हो, जैसे कि अगर बात करूँ मैं, जस्ट अ मिनट, अगर मैं बात करूँ जो सिलेबस रिलीज़ किया था एनडीएमसी ने, ठीक है, तो वो सिलेबस मेरे पास ये रहा, ये सिलेबस रिलीज़ किया था एनडीएमसी ने फॉर टीजीटी कंप्यूटर साइंस, जिसका इस ईयर एग्ज़ाम भी हुआ था, आई थिंक फेब के अराउंड हुआ था, कब हुआ था इसका एग्ज़ाम, हुआ था ना, तो उसमें यहाँ पे अगर हम देखें तो ये पूरा सिलेबस है, इसी को आप आधार बना सकते हो फॉर डीओई टीजीटी कंप्यूटर साइंस एग्ज़ाम। तो
लगभग यही ऐसा ही सिलेबस रहने वाला है। इसको मुझे डिस्कस करना है डिटेल में कि कौन कौन से टॉपिक्स हमारे हो चुके हैं, कौन कौन से रह गए हैं, अब कैसे क्या स्ट्रैटेजी होने वाली है, कौन कौन से टॉपिक्स पर आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है, किसी किसी को आप छोड़ भी सकते हो, ठीक है, उन सब पे बात करूँगी। लेकिन वो उसके लिए एक अलग से वीडियो चाहिए मुझे, क्योंकि उसके लिए मुझे काफ़ी सारी बातें करनी है, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करनी है आप लोगों के साथ, ठीक है। तो वो मैं कर लूँगी। बाकी जो एप्लीकेशन पे बच्चे पढ़ रहे हैं मेरे साथ, ठीक है, उनको बता दूं कि मैंने C++ की आई थिंक प्रैक्टिस जो प्रैक्टिस PDF है वो डाल दी है, 100 क्वेश्चंस की वो PDF है। एंड सिमिलरली HTML एंड वेब टेक्नोलॉजीज़ की जो PDF है 100 क्वेश्चंस की, वो भी डल गई है। उसे आप प्रैक्टिस कीजिए। और भी प्रैक्टिस PDFs बन रही हैं, वो आपको जल्दी मिल जाएंगी, अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। इसी के साथ साथ जो भी मेरी आगे की स्ट्रैटेजी होगी आपके साथ, वो मैं शेयर कर दूँगी। और मॉक टेस्ट आप ज़रूर लगाइए, बिकॉज मॉक टेस्ट जब तक नहीं लगाओगे, एनालाइज नहीं करोगे, तब तक आपको कुछ भी रिजल्ट अच्छा नहीं मिलने वाला है। मॉक टेस्ट का मतलब यही नहीं आपने मॉक टेस्ट लगाया और छोड़ दिया। आप मॉक टेस्ट लगाओ, फिर उसको एनालाइज करो कि मेरी कहाँ गलती हो रही है, कौन से टॉपिक्स पे मुझे कमज़ोर लग रहा है कि इसे सही करना है, नहीं करना है। पेपर 1 को भी ध्यान देना है, बिकॉज सिलेक्शन में पेपर 1 भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है। ये नहीं कि आप पेपर 2 पे फोकस कर रहे हैं। अपने दिन को डिवाइड कर लीजिए इस तरीके से कि पेपर 1 को भी टाइम देना है, पेपर 2 को भी टाइम देना है। मेरे अकॉर्डिंग तो पेपर 1 ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि उसमें अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं, 5 सब्जेक्ट, ठीक है। उसमें आपको अलग अलग सब्जेक्ट वाइज टाइम देना होता है, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, ठीक है। उसमें अगर आपने नंबर ले लिए ना, अगर 65+ नंबर वहाँ आ गए ना, तो पेपर 2 आपका डेफिनेटली अच्छा होगा, अगर आपने अच्छे तैयारी करी है तो। और फिर आपका एग्ज़ाम भी क्लियर होने के पूरे पूरे चांसेस है, ठीक है। बाकी डिटेल में और बात करूँगी, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होगी स्ट्रैटेजी वीडियो। थोड़ा सा पेशेंस रखो, जल्दी आपको वीडियो मिलेगी, क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा टाइम लगता है चीज़ों को अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ करने में और सीक्वेंस में लाने में, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, मैं उसे देख लूँगी और साथ में डिस्कस कर लूँगी। और अगर आपको ये क्लास पसंद आई है, इन्फॉर्मेशन समझ में आ रही है, तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करें +- चैनल को। एंड थैंक यू सो मच।